गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेंजू वर्ल्ड। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेंजू एफएफ वैन वुल्फ। आपने अगला पार्ट देखा होगा तो आप जानते ही होंगे कि अपना वैन केसिंग और अपने जाओ जिसू हाथ धो के पीछे पड़ गए एक दूसरे की पोल खोलने में। और ये बात को पूरे डिटेल से जानने के लिए आप इसका पहले वाला पार्ट देख लीजिएगा, मतलब पार्ट 3 देख लीजिएगा। और मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिना किसी बकवास के, तो चलो शुरू करते हैं। अपना वैन केसिंग स्कूल जा रहा होता है अपने जॉब के लिए, और वैन केसिंग सोच रहा होता है पूरे नाइट भर में उसके घर के सामने रहा पर वो बाहर निकला ही नहीं। हाँ, बस मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि कल किसी की मौत हुई है कि नहीं। अगर मौत हुई हो तो इसका मतलब जाओ जिसू वो नहीं जो लोगों को मार रहा है। अगर मौत नहीं हुई तो मतलब जाओ जिसू ही है जो लोगों को मार रहा है। अपना वैन केसिंग यही सोच के जा रहा होता है, तभी उसको पीछे से कोई बाइक टक्कर दे देती है, जिस वजह से वैन केसिंग नीचे गिर जाता है, पर उसे चोट नहीं लगता। वैन केसिंग गुस्से में उस बाइक वाले से बोलता है, अबे पागल है क्या। फिर वैन केसिंग देखता है कि वो लड़का जाओ जिसुई है जिसने उसको टक्कर मारा है। जाओसू अपने बाइक से उतरता है, वैन केसिंग के पास चला जाता है और बोलता है सॉरी वो मैंने ध्यान नहीं दिया, माफ करिएगा मुझे। और ये कहते ही जाओ जिसु वैन केसिंग के कपड़े साफ करने लगता है। वैन केसिंग तो मन में सोच रहा होता है, इससे क्या हुआ, ये इतने प्यार से बात क्यों कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। और वहीं पे अपना जाओ जिसु मन में सोच रहा होता है, अभी तो हल्का सा ही मारा है, हाँ वक्त आने तो जान से मार दूंगा, अभी मैं अपना काम कर लेता हूँ। अब जाओ जिसू है ना वैन केसिंग का ऐसे ना पाँव छू रहा होता है, मतलब उसकी जेब में वो दवाई चेक करना चाहता है। वो वैन केसिंग जाओ जिसू का हाथ अपने आप से हटा लेता है और कहता है, अब मुझे एक बात की बहुत खुशी हो रही है कि जब मैं तुम्हारे साथ बाइक पे बैठा था तब मैं सही सलामत था। बाइक चलाना नहीं आता तुम्हें। जाओ बोलता है, आती है ना, बस आज थोड़े जल्दबाजी में था, मैं स्कूल में लेट हो गया ना आज। जाओ मन में बोलता है, मुझे दवाई चाहिए, बस इसका बक नहीं। वैन केसिंग और कुछ नहीं बोलता है, वहाँ से उठता है, अपना कपड़ा साफ करता है और बोलता है, ध्यान से बाइक चलाया करो। और ये कहते ही अंदर चला जाता है। जाओ जिसू अपने नीचे वाले लिप को हल्का सा बाइट करता है और कहता है, वैन केसिंग तुम तो नहीं बचने वाले मेरे हाथ से, तुम्हारा पोल तो मैं खोल के ही रहूंगा। आज तो बहुत हल्की चोट दी है, अब तो तुम्हें बहुत बड़ी चोट लगने वाली है। और ये कहते ही वैन केसिंग अपना जाओ जिसू नीचे उठ जाता है और वो भी स्कूल में चला जाता है अपनी स्टडी के लिए। अपना वैन केसिंग अपने जगह पे बैठा हुआ ही रहता है, अपने नाखूनों को थोड़ा सा चबा रहा होता है और फोन में ही देखा जा रहा होता है न्यूज। वैन मन में बोलता है, अगर किसी की हत्या भी हुई ना तो मुझे तो पता लगेगा ही नहीं, क्योंकि सारे केस को तो दबा दिया जा रहा है। अभी एक जना ही है जो मुझे इस केस के बारे में बता सकता है, पर वो अभी मिलेगा कहाँ पे मुझे। अभी वैन ये सब सोच रहा होता है, तभी एक स्टूडेंट उसके पास आती है वैन के पास, जो कहती है, वैन सर प्रिंसिपल मैम आपको बुला रही है। वैन मन में बोलता है, हाँ ये हमेशा क्यों बुलाती रहती है, बैठने क्यों नहीं देती। फिर वैन वहाँ से उठ जाता है और इस लड़की से कहता है, ठीक है मैं भी जा रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफिस। वो लड़की कहती है, सर मैम ने आपको प्रिंसिपल ऑफिस नहीं स्टोर रूम में बुलाया है। वैन केसिंग बोलता है, क्या स्टोर रूम। वो स्टूडेंट बोलती है, हाँ। वैन बोलता है, ठीक है तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, तो अपनी स्टडी करो। वो लड़की बोलती है, ठीक है, फिर वहाँ से चली जाती है। और अपना वैन बोलता है, हाँ ये प्रिंसिपल मैम को क्या हो गया, मुझे स्टोर रूम क्यों बुला रही है, चलो जाना तो पड़ेगा। और ये कहते ही वैन केसिंग स्टोर रूम की तरफ चला जाता है। अब गाइस आप लोग ना कमेंट करके बताना, आपके स्कूल में कोई स्टोर रूम था क्या। मेरे स्कूल में तो स्टोर रूम था जिसमें हमारे बनाए हुए आर्ट्स रहते थे। अब हमें वही स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो अपने वैन केसिंग के पास गई थी। वो स्टूडेंट एक लड़के के पास जाती है और कहती है, तुमने जैसे बोला था वैसे मैंने वैन सर से बोल दिया है, अब तुम मेरे साथ कॉफी पे चलोगे। और वो लड़का और कोई नहीं अपना जाओ जिसू रहता है। जाओ जिसू उस लड़की के बाल को उसके कान में फंसाता है और कहता है, क्यों नहीं, आज शाम को ही हम कॉफी पीने चलेंगे, या फिर स्कूल बंद होने के बाद, ठीक है। वो लड़की खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है। फिर अपना जाओ जिसू वहाँ से चला जाता है और वो लड़की खुश हो जाती है, हाँ जाओ जिसू मेरे साथ कॉफी पीने चलेगा, उसने मेरे बालों को भी छुआ, हाँ मैं कितनी लकी हूँ। अब हमें वैन केसिंग को दिखाया जाता है जो स्टोर रूम पहुँच गया होता है। अपना वैन केसिंग जब स्टोर रूम में जाता है तो उसे प्रिंसिपल मैम नहीं जाओ जिसू दिखाई देता है। वैन केसिंग बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जाओ बोल, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अपना वैन केसिंग बोलता है, मुझे प्रिंसिपल मैम ने बुलाया। अपना जाओसू बोलता है, मैं यहाँ पे कुछ रखने आया था। वैन बोलता है, ठीक है मैं जाता हूँ, मैम तो है ही नहीं, मैं प्रिंसिपल ऑफिस से चला जाऊंगा। अपना जाओ बोलता है, रुको 1 मिनट। वैन केसिंग बोलता है, हाँ। जाओ जिससे एक चीज पे इशारा करता है और कहता है, वो दिख रहा है। वैन केसिंग बोलता है, हाँ वो एक चौक का बॉक्स। तो जाओ ने जिस पे इशारा किया था ना, एक छोटा सा चौक का बॉक्स था, बट वो बहुत ज्यादा हाइट में था। ऐसा ना उसको अलमारी के ऊपर रख दिया था तो बहुत ऊपर हाइट में था। जाओ जिसू वैन से बोलता है, फिर मेरी हाइट नहीं है, ये मुझे उतार के दे दो।
एक क्लास में इसकी जरूरत है। अपना वैन और कुछ नहीं बोलता और कहता है ठीक है मैं उतार देता हूँ। अब वैन केजिंग जाता है और थोड़ा सा ये पाँव को ऊंचा करता है और चौक के बॉक्स को अपने हाथ में पकड़ लेता है। अब अचानक से जाओ जिसू वैन केजिंग पे गिर जाता है। वैन केजिंग के पीछे एक बड़ी सी टेबल पड़ी थी जिसपे वो गिर जाता है और जाओ उसके ऊपर रहता है। वो दोनों बहुत ही पास थे और उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली ही जा रही थी। वैन केजिंग मन में बोलता है इससे क्या हुआ, ये जानबूझ के गिरा है ना मेरे पे। अपना जाओ जिसू फिर मन में बोलता है फटाफट वो दवाई उसकी जेब से निकालने की कोशिश करता हूँ। अब अपना जाओ जिसू है ना फिर से वैन केजिंग के जेबों को चेक करने लग जाता है। जाओ जिसू ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि वो उठने की कोशिश कर रहा है पर वो उठ नहीं पा रहा और अपना वैन केजिंग बोल रहा होता है अरे यार जल्दी उठो। और अपना जाओ से बोलता है उठ रहा हूँ ना, मैं जानबूझ के थोड़ा ना गिरा हूँ कोई। वैन केजिंग बोलता है लग तो ऐसे ही रहा है कि तुम जानबूझ के गिरे हो, खड़े खड़े कौन गिरता है। जाओसू बोलता है मैं गिरता हूँ। वैन बोलता है ठीक है मुझे बकवास नहीं करना, जल्दी उठो। अब अपना जाओसू है ना जेब चेक करते करते वैन केजिंग के बैग को कस के पकड़ लेता है, मतलब उसके बट को कस के पकड़ लेता है। अपने वैन केजिंग की आंखें खुली की खुली रह गई थी क्योंकि अचानक से कोई आपके बट को पकड़ेगा तो अजीब तो लगेगा ही ना। अब ना वैन केजिंग गुस्से में बोलता है पागल हो गए हो क्या छू रहे हो, हटो यहाँ से। अपना जाओ जिसको बोलता है वो गलती से हुआ है मेरे से, मैं उठने की कोशिश कर रहा था। अपना वैन केजिंग बोलता है हाँ तो इसको पकड़ के उठोगे क्या, टेबल को पकड़ के उठो या फिर पाँव है मेरा वो क्यों पकड़ रहे हो, हटो यहाँ से। पर जाओ जिसको अपने हाथ नहीं हटाता है और उसके पीछे वाले जेब में भी चेक करने लग जाता है। वैन केजिंग फिर मन में बोलता है हो ना हो इसने जानबूझ के ही किया है, ये पक्का मेरी जेब में कुछ चेक करना चाहता है। सुबह भी ये ऐसे ही रहा था और अभी भी ये चाहता क्या है मेरे से। वैन केजिंग बोलता है कहीं ये मेरी गोली तो नहीं चाहता है। फिर वैन केजिंग एक ईवल से स्माइल करता है और अब जाओ जिसू के बट को कस के पकड़ लेता है, उसे गोद में उठा लेता है और गेम पलट देता है, मतलब जाओ जिसू को टेबल पे बिठा देता है और खुद खड़ा रहता है। वैन केजिंग ने जैसे ही जाओ का बट पकड़ा था ना तो उसे इतना अजीब फील हुआ था। जाओ जिसू बोल रहा था कि पागल हो क्या, छोड़ो मुझे। अपना वैन बोलता है तुम्हें उठने में तकलीफ हो रही थी ना तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी बस। वैसे छोटे बच्चे मुझे लगता है कि तुम कुछ चाहते हो मेरे से, बताना चाहोगे कि क्या चाहते हो। वैन केजिंग ये कहते कहते जाओ जिसू के लिप के बहुत करीब आ रहा होता है। जाओ जिसू वैन से अपने मुंह फेर लेता है और कहता है मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। वैन मुस्कुराता और कहता है अच्छा फिर तुम मेरे पाँव को इतने प्यार से क्यों छू रहे हो अभी भी। अब जाओ जिसू अचानक से वैन केजिंग को लात मारता है और वहाँ से उठ जाता है और कहता है मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ, और ये कहते ही कमरे से निकल जाता है। जाओ जिसू का ना मुट्ठी बंद था और वो स्माइल कर रहा होता है और वो कह रहा होता है मिल गया मुझे जो चाहिए था। अब हमें वैन केजिंग को दिखाया जाता है जिसके हाथ में अपनी वो विप थी। वैन केजिंग उस गोली को अपने मुंह में रख लेता है, मतलब खा लेता है और कहता है मुझे पता था कि तुम्हें यही गोली चाहिए थी, मतलब तुम्हें मेरे पे शक हो रहा है कि मैं वैम्पायर हूँ। मतलब तुम बहुत समझदार वुल्फ हो, पर मेरे सामने ये कुछ काम नहीं करेगा। और ये कहते ही वैन केजिंग भी उस कमरे से चला जाता है। अब जब जाओसू अपना हाथ खोलता है ना तो देखता है कि उसके हाथ में वो गोली नहीं चौक थी। जाओसू गुस्से में उस चौक के ना चूरा चूरा कर देता है और कहता है वैन केजिंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब जब जाओ जिसू ने वैन केजिंग के जेब से वो गोली निकाली थी ना तब वैन केजिंग ने बहुत ही चालाकी से उस गोली की जगह चौक रख दी थी। अब हमें जाओ जिसू को दिखाया जाता है जो उसी लड़की के साथ कॉफी पे आया था। अब वो लड़की तो बहुत कुछ नहीं था। जाओ जिसू मन में बोलता है मेरा कुछ हुआ नहीं, टाइम बर्बाद जरूर हो गया। जाओसू उस लड़की को एक फेक स्माइल दे रहा होता है बट वो अंदर ही अंदर से बहुत ऐसा ना बोर फील कर रहा होता है, इरिटेट फील कर रहा होता है। और वो लड़की तो बहुत खुश रहती है कि जाओ जिसू उसके साथ आया है कॉफी पे। अब वो लड़की जाओसू से बोलती है वैसे जाओ कल तुम्हारा बर्थडे है ना, तुम्हें क्या चाहिए मेरे से, बोलो मैं लेके आऊंगी। जाओसू फिर से वही फेक स्माइल देता है और कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम हो ना मेरे पास, बस ऐसे ही बातें करते रहना। हाँ काफी बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। हाँ जाओ जिसू तुम कितने अच्छे हो, पर कोई तो गिफ्ट ले लो। जाओसू वो मना कर रहा होता है कि उसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए बट वो लड़की जिद कर रही होती है। फिर वो लड़की एक बार और जब बोलती है ना तो जाओ जिसू थोड़ा ही डर के बोलता है बोला ना कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, कितनी बार पूछोगी, इरिटेट मत करो मुझे। और ये सुनते ही लड़की ना एकदम शांत हो जाती है और उदास वाला चेहरा बना लेती है। जाओसू अपने सर पे हाथ रखता है फिर कहता है ओह माफ़ करना, वो मेरा मूड उतना अच्छा नहीं है बट मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, ठीक है तुम ही मेरे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट हो। वो लड़की स्माइल करती है और अपनी कॉफी पीने लगती है। अब अचानक से ना एक आवाज़ आती है जो कहती है तुम यहाँ पे हो, पूरे स्कूल में ढूंढा पर तुम मिली नहीं।
और अचानक से उन दोनों के बीच में मतलब अपने जाओ जिसू और उस लड़की के बीच में अपना वैन गेजिंग आके बैठ जाता है। वैन गेजिंग को देख के वो लड़की थोड़ी सी घबरा जाती है। वैन गेजिंग बोलता है, वैसे तुमने मुझे बोला था कि प्रिंसिपल मैम ने मुझे स्टोर रूम में बुलाया है, पर मैं गया तो मुझे जाओ जिसू मिला जो मेरे साथ तो क्या कर रहा था क्या बताऊँ मैं तुम्हें। मतलब ऐसे लोगों पे ही क्राइम पेट्रोल बनती है। मतलब देखो टीचर पर लाइन मार रहा था, पता है कहाँ कहाँ छू रहा था मुझे तुम्हें पता भी नहीं। और वैन गेजिंग ऐसे रोने वाला नाटक करने लग जाता है। जाओ जिसू ना गुस्से में वैन गेजिंग को घूर रहा होता है। वो लड़की ना जाओ जिसू को देखने लग जाती है और धीरे आवाज में कहती है, जाओ आपने टीचर के साथ क्या किया? जाओ बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं गलती से गिर गया था। अब ना वैन गेजिंग अभी भी वो रोने वाला नाटक कर रहा होता है और कह रहा होता है, गलती से गिरना तो ठीक था, फिर उसने क्या किया वो गलती नहीं थी, मैं नहीं मान सकता। वो लड़की जाओ की तरफ देखती और कहती है, आपने टीचर के साथ क्या किया जाओ? अब जाओ बोल रहा होता है, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहे हैं, ये ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। अब ना वैन गेजिंग रोते हुए कहता है, हाँ मैं ओवर एक्टिंग ही कर रहा हूँ, अपने आप को बचाने के लिए तो कोई कुछ भी बोलेगा ना। अब वो लड़की गुस्से में उठ जाती है और जाओ से कहती है, तुम क्लास में बहुत ही पॉपुलर हो, मैं भी तुम्हारी बहुत इज्जत करती थी, पर तुम ऐसी हरकत करोगे मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि अपने सर को इसलिए स्टोर रूम में बुलाया था गंदी हरकत करने के लिए। जाओ मुझे बहुत घिन आ रही है आपसे। और ये कहते ही वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अपना जाओ रोकने की कोशिश करता है पर वो लड़की रुकती ही नहीं है। लड़की के जाते ही जो जाओ का कॉफी था ना वो वैन गेजिंग पीने लग जाता है और कहता है, हाँ मजा आ गया यार, क्या कॉफी है। अब ना जाओ वैन को गुस्से में घूर रहा होता है। वैन गेजिंग बोलता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? अपना जाओ बोलता है, तुमने वो हरकत क्यों की, तुम झूठ क्यों बोल रहे थे? अपना वैन बोलता है, झूठ? मैं कहाँ झूठ बोल रहा था, क्या तुमने मेरे बट को नहीं दबाया, बोलो कि नहीं दबाया? अपना जाओ उठता और कहता है, डिस्कस्टिंग हो तुम। और ये कहते ही जाने वाला रहता है। तभी वैन गेजिंग बोलता है, अरे यार कॉफी का बिल देते जाना, 2 इंसान का मैं नहीं दूंगा, मैं तो पिया भी नहीं, 1 कप दे दूंगा कि मैंने तुम में से पी लिया, बाकी उस लड़की का मैं नहीं देने वाला। अपना जाओ गुस्से में कॉफी का डबल पैसे टेबल पे रख के चला जाता है। अपना वैन गेजिंग पीछे से बोल रहा होता है, अरे पैसे ज्यादा रख दिया, पर अपना जाओ वहाँ से चला जाता है और वैन गेजिंग एक टेढ़ी स्माइल देता है और जो जाओ के पैसे थे ना वो खुद की जेब में रख लेता है और उसके बाद जो पैसे थे ना वो टेबल पे रख देता है कॉफी के लिए। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ जिसको अपने टेबल पे बैठ के स्टडी कर रहा होता है बट वो ध्यान नहीं दे पा रहा होता है। उसे वैन गेजिंग की वो बातें याद आ रही होती है। जाओ गुस्से में रहता है और कहता है, कितना कितना अजीब इंसान है वो, ऐसी बातें कौन करता है छोटी सी लड़की के सामने। अब वो जो लड़की रहती है ना जाओ जिसू के सामने, उसकी एज अभी 17 ही होती है, ज्यादा नहीं होती है क्योंकि सब स्कूल स्टूडेंट है तो उनकी एज ज्यादा नहीं है। अब जाओ जिसू जहाँ पे था ना वहाँ पे एक विंडो था। अब विंडो पे ना नॉक होने लगती है। जाओ जिसू जब देखता है तो एक कबूतर ना उसके लिए लेटर लेके आया था। अपना जाओ जिसू उस खिड़की को खोलता है और वो लेटर ले लेता है और कबूतर वहाँ से चला जाता है। अब जाओसू जब उस लेटर को पढ़ता है ना तो वहाँ पे एक एड्रेस दिया गया था और नीचे लिख दिया गया था, यहाँ पे श्रापित चीजों ने कब्जा कर रखा है और हमें लगता है कि वो वहीं पे होगा तो तुम्हें जाना चाहिए जाओ जिसू। अब इस लेटर में किस शख्स की बात किया जा रहा है वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। जाओसू उस लेटर को कस के अपने हाथ में मोड़ लेता है और अपने डस्टबिन में फेंक देता है। अब जाओसू अपना ड्रेस चेंज कर लेता है। उसने एक बहुत औसम सी शर्ट पहन रखी होती है। वो नॉर्मल शर्ट थी बट वो लूज थी और नीचे ब्लैक पैंट थी जिसमें अपना जाओ जिसू बहुत ही औसम लग रहा होता है। फिर जाओसू अपने बाल को हल्का सा पोनीटेल कर लेता है और अंदर हेयर क्लिप डाल देता है। वो जो चाइनीज हेयर क्लिप होता है ना जो अपने वर्ल्ड ऑफ ऑनर में अपने वैन गेजिंग ने जाओ को दिया था वैसी ही है क्लिप, बस उसकी डिजाइन हल्की फुल्की त्रिशूल की तरह थी, हल्की फुल्की, ज्यादा मैच नहीं। जाओसू फिर अपने बाइक पे बैठ जाता है और उस एड्रेस पे पहुंचने के लिए चला जाता है। अब जाओसू उस जगह पे आ जाता है जहाँ का एड्रेस था बट वो एक कब्रिस्तान होता है। अब जाओसू उस कब्रिस्तान की दीवार पे चढ़ जाता है और कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है। जाओसू अंदर जाता रहता है तब उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है या फिर कोई उसका पीछा कर रहा है। अब हमें दिखाया जाता है कि जाओसू का शक सही था, कोई उसका पीछा कर रहा था और वो और कोई नहीं अपना वैन गेजिंग था। वैन गेजिंग अपने इंसानी रूप में ही था और वो हल्का फुल्का जाओसू से थोड़ा सा पीछा चल रहा होता है। अपना वैन गेजिंग बोलता है, ये जाओसू यहाँ पे क्या कर रहा है कब्रिस्तान में, इसका अगला शिकार कब्रिस्तान में होगा क्या, कुछ तो गड़बड़ है। पर इसके कब्रिस्तान आने से पता तो चलता है कि कोई नॉर्मल इंसान नहीं है क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान आधी रात को कब्रिस्तान के अंदर तो नहीं आएगा। अब मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है कि ये वेयरवुल्फ है। अब बस पता ये लगाना है कि ये वही वेयरवुल्फ है
जो लोगों को मार रहा है। अपना वैन केसिंग है ना जाओसू का पीछा कर ही रहा होता है, धीरे चल रहा होता है और अपने जाओसू को भी लग रहा होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो एक जगह पे खड़ा हो जाता है और इधर उधर देख रहा होता है। अब जब अपना वैन केसिंग रहता है ना, वैन केसिंग के पाँव पे अचानक से कीड़ा आके बैठ जाता है और वो कोई नॉर्मल कीड़ा नहीं होता है, वो एक श्राप से बना हुआ कीड़ा होता है। अब अपना वैन उस कीड़े से बचने के लिए अपना पाँव जैसे ही झटकता है ना, वैसे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है और वो अपने जाओ जिसू की नजरों के सामने आ जाता है। अपना जाओसू देख लेता है और कहता है, कौन हो तुम और इतने आधी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो। अपना वैन केसिंग उस कीड़े को देख रहा होता है और कह रहा होता है, तू तो गया मेरे हाथों से, तेरी वजह से मेरी पोल खुल गई। अब वैन केसिंग फटाफट अपने जेब से फोन निकाल लेता है और अपना कैमरा चालू कर लेता है। जाओसू तभी वैन के कंधे पे आके हाथ रख लेता है। वैन उठ जाता है और जाओ की तरफ देखने लगता है। वैन को देख के शौक रहता है और कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अपना वैन केसिंग कैमरा को दिखाता है और कहता है, ब्लॉगिंग कर रहा था मैं यहाँ पे। जाओ कहता है, अच्छा ब्लॉगिंग कर रहे थे। वैन कहता है, हाँ मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं ब्लॉग चैनल है मेरा, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि नाइट में कब्रिस्तान के अंदर जाके बताओ, देन मैं आ गया यहाँ पे, इसमें क्या है, तुम भी ब्लॉग में आना चाहोगे, फेमस हो जाओगे। और ये कहते ही अपना वैन के जाओ की तरफ कैमरा करने लगता है। तो जाओ बोलता है, कोई जरूरत नहीं है मुझे फेमस होने का, तुम्हारे 200 सब्सक्राइबर से मेरा कुछ नहीं होने वाला। अपना वैन बोलता है 200 सब्सक्राइबर, मिलियन सब्सक्राइबर है मेरे। जाओ बोलता है, शकल देखा है, शकल तो 100 सब्सक्राइबर का भी नहीं है और मिलियंस की बात कर रहे हो, अच्छा कितने मिलियन सब्सक्राइबर है तुम्हारे। अपना वैन बोलता है, शकल पे मत जाना, लाखों लड़कियां मेरे पे मरती है और तुम भी मेरे पे मरते हो, इसलिए तो स्टोर रूम में वो हरकत कर रहे थे। और मिलियंस की रही बात, तो मेरे पास 20 मिलियन सब्सक्राइबर है। अपना जाओसू बोलता है, सस्ता सौरभ जोशी। अपना वैन केसिंग बोलता है, वाह देवे, मैं तो यहाँ पे ब्लॉगिंग के लिए आया हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो जाओ जिसू, अपनी स्टडी नहीं करनी है तुम्हें, नाइट में जल्दी सोना चाहिए ताकि तुम जल्दी उठ सको और तुम मजे से कब्रिस्तान में घूम रहे हो। आजकल के बच्चे कितने बिगड़ गए हैं, टीचरों पे लाइन मारते हैं और रात को कब्रिस्तान में घूमते हैं। हाँ, इनके बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। अपना जाओसू गुस्से में बोलता है, बहुत ज्यादा बोल रहे हो, और वो वैन केसिंग के पास ना अपना हाथ ले जाने वाला रहता है। तभी दोनों को अचानक से एहसास होता है कि कोई बुरी शक्ति उनके पास आ रही है। अब उन दोनों का शरीर ना 1 मिनट के लिए फ्रीज सा हो गया होता है और उनके ठीक बीच में एक बहुत अजीब सा क्रीचर आके खड़ा हो जाता है। वो जो क्रीचर रहता है ना, उन दोनों को अजीब व गरीब नजरों से देख रहा होता है। उसके मुंह से लाग निकल रहा होता है और उसके दांत काफी बड़े होते हैं, उसके मुंह भी काफी बड़े होते हैं। अपना वैन केसिंग मन में बोल रहा होता है, ये ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, इसको मैं 1 मिनट में मार सकता हूँ, पर जाओ जिसू के सामने अगर मैंने इसको देख भी तो इसे शक हो जाएगा कि मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। अपने जाओसू के मन में भी यही चल रहा होता है कि कोई ज्यादा शक्तिशाली क्रीचर नहीं है, इसको मैं 1 मिनट में मारने के सामने उसने इसको देख भी लिया तब उस पर खतरा हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। अब मैं बता देती हूँ, ये क्रीचर जो है ना वो श्राप से बनते हैं, और श्राप ऐसा श्राप नहीं कि आपने किसी को श्राप दे दिया कि तू मर जाए, वो ये बुरे इमोशन से बनते हैं, जैसे कि बदला, डर, रोना, ये इन सब से बनते हैं। एक खराब इमोशन इन जैसे श्रापों को ऐसे बनाती है और इन श्रापों को कोई नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता है। इन श्रापों को कोई उन जैसा श्राप या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके पास शक्ति हो इन श्रापों को देखने की, या फिर कोई वैन या फिर जाओ की तरह पावरफुल इंसान। अब वो दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहे होते हैं और ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि उसके पास में कोई श्राप खड़ा ही नहीं है, क्योंकि उन दोनों को ये बताना नहीं है कि वो श्राप देख सकते हैं। अपना वैन केसिंग ऐसा ना बात घुमाता और कहता है, वैसे तुमने मुझे स्टोर रूम में बुलाया क्यों था, क्योंकि उस लड़की ने भी कह दिया कि तुमने मुझे स्टोर रूम में बुलाया था, तो तुमने मुझे बुलाया क्यों था। जाओ से बोलता है, वो लड़की पागल है, मैंने नहीं बुलाया था। वैन कह रहा होता है, तुमने ही बुलाया था। अब वो दोनों ऐसे ही लड़ रहे होते हैं और वो श्राप उन पे हमला करने ही वाला रहता है और उन दोनों की ना ऐसे हो गई होती है मन में कि ये हमें मारेगा क्या। उन दोनों को ही पता है कि उस श्राप से वो दोनों मरने वाले नहीं है, बट एक हमला होता है ना, तो हमला ही होता है। हमला कोई करेगा तो अपना सेफ्टी के लिए तो करना ही होता है। वैन बोलता है, ये अगर मेरे पे एक बार हमला भी कर दे तो मैं नहीं मरूंगा, पर थोड़ा सा तो घायल होऊंगा ही। और जाओ जिसू के मन में चल रहा होता है कि अगर वैन केसिंग एक वैम्पायर है तो अपने सेफ्टी के लिए अपनी पावर का जरूर यूज करे। एक बार वो अपनी पावर यूज कर ले और मुझे पता चल जाए कि वो एक वैम्पायर है तो मैं उसे हाथों हाथ इस श्राप के साथ मार डालूंगा। अब वो श्राप ना उन दोनों पे हमला कर रहा होता है और वो हमला कर ही देता, तभी उस श्राप को कोई आके पीछे से मार देता है। अब वो दोनों शौक रहते हैं कि उस श्राप को किसने मारा। वो श्राप एकदम धूल बन के आसमान में गायब हो जाता है और अभी हमें यहाँ पे एक मास्क पहना हुआ इंसान दिखाया जाता है जिसने पूरा प्रॉपर ब्लैक ड्रेस पहना था और उसके हाथ में एक तलवार थी और उसने एक मास्क पहना हुआ था। अब अपना वैन केसिंग और अपने जाओ जिसूस को ही देख रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, ये कौन है। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है जो कहती है,
काओ वेनिंग तुम ठीक हो? पास से भी एक आवाज आती है जो कहती है हाँ काओ तुम ठीक तो हो ना। अब वो जो मास्क पहना हुआ लड़का रहता है ना, वो अपना मास्क खोलता है और वो और कोई नहीं अपना काओ वेनिंग रहता है। काओ वेनिंग फिर उन प्रश्न को जवाब देता है, गुरजान मुँह मैं ठीक हूँ एकदम, तुम्हें मेरी टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। अब वो दोनों पर्सन ना काओ वेनिंग के पास आके खड़े हो जाते हैं, जिसमें से लड़की जो रहती है वो अपनी गुरजन रहती है और उसके पास में जो लड़का रहता है वो मुँह रहता है। अब जो गुरजन रहती है ना, उसकी नजर वैन केसिंग पे पड़ती है और वो शॉक रहती है और वैन केसिंग भी गुरजन को ही देखा जा रहा होता है। दोनों की नजरें से ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और अपना जाओसू भी ना ये बात नोटिस कर रहा होता है उन दोनों को देखने के तरीके से। अपना काओ वेनिंग दोनों से बोलता है, मतलब जाओ जिसू और वैन केसिंग से बोलता है, तुम लोग पागल हो क्या, इतने नाइट को कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? अपना वैन केसिंग तभी बोलता है, हम पागल है, वैसे तुम तलवार लेके क्या कर रहे हो? हम तो ऐसे ही आए हैं, पर तुम तो तलवार लेके आए हो, किसे मारने आए हो बताओ मुझे। काओ वेनिंग बोलता है, बेवकूफ इंसान। फिर काओ वेनिंग बोलता है, तुम दोनों कौन हो, नाम बताओ। अपना वैन केसिंग बोलता है, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और ये तलवार लेके यहाँ पे कर क्या? काओ वेनिंग फिर एक कार्ड निकालता है और वैन केसिंग की आंखों के सामने कर देता है और कहता है, हम डीमन हंटर है, तुम जैसे नॉर्मल इंसान को हमारे बारे में पता नहीं होगा और वैसे ही आप लोगों को मेरे बारे में पता नहीं होगा कि आप जब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मुझे कितना बुरा लगता है। काओ वेनिंग ने वैन केसिंग को जैसे ही कार्ड दिखाया होता है तो वैन केसिंग कहता है, डीमन हंटर, इस सिटी में भी डीमन हंटर होते हैं क्या? मुझे नहीं पता। चलो ठीक है वैन केसिंग, भोले तो बनना ही पड़ेगा तुम्हें। फिर वैन केसिंग बोलता है, ये डीमन हंटर क्या होते हैं और ये डीमन क्या होते हैं? मैंने तो बस मूवियों में ही देखा है कि अजीबोगरीब क्रीचर्स होते हैं जो इंसानों को खाते हैं, क्या ये सच्ची में होते हैं क्या? अभी अपना वैन केसिंग ना बहुत भोला बनने की कोशिश कर रहा होता है। काओ वेनिंग बोलता है, हाँ ये सच्ची में होते हैं और एक तुम पे हमला भी करने वाला था, इसलिए बताओ कब्रिस्तान में तुम कर क्या रहे थे? नहीं तो हमें तुम्हें अपने ऑफिस ले जाना पड़ेगा और तुमसे पूछताछ करना पड़ेगा टॉर्चर करते हुए, तो तुम अभी बता दोगे तो हम तुम्हें जाने देंगे। वैन केसिंग फिर से अपना कैमरा दिखाता है और कहता है, मैं तो यहाँ पे ब्लॉगिंग करने आया था, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, लोगों ने कमेंट किया इसलिए मैं आ गया ब्लॉगिंग करने। अब काओ वेनिंग ना जाओ जिसू को देख के बोलता है वैन से, अच्छा तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हारे साथ में है ब्लॉगिंग करने के लिए? अपना वैन केसिंग मुस्कुराने लग जाता है और जाओ जिसू गुस्सा होता है और कहता है, मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, ठीक है? काओ वेनिंग बोलता है, ठीक है तो कौन हो ये बता। अपना जाओसू बोलता है, मेरा नाम जाओ जिसू है। काओ वेनिंग बोलता है, धन्यवाद नाम बताने के लिए, बट तुम यहाँ पे करने क्या आए थे? जाओसू बोलता है, मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे यहाँ से चीखों की आवाज आई तो मैं अंदर आ गया, मुझे लगा किसी को हेल्प। वैन केसिंग मन में बोलता है, वाह झूठ भी कितने सफाई से बोलता है, कोई आवाज नहीं आई, पूरे वक्त इसके साथ था मैं, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। काओ वेनिंग बोलता है, ठीक है एक अच्छे नागरिक बनने के लिए, पर अब तुम यहाँ से जाओ, कब्रिस्तान में खतरा होता है। हमने जाओ सुना गुस्से में मुट्ठी बंद कर लेता और कहता है, ये डीमन हंटर मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अपना वैन केसिंग अपनी गुरजन को ही देखा जा रहा होता है और गुरजन हल्की हल्की आंखें वैन केसिंग से चुरा रही होती है। अपना काओ वेनिंग फिर कहता है, संभल के जाना, अब जाओ यहाँ से। जाओसू फिर अपनी मुट्ठी खोल लेता है और मन में ही कहता है, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, जाना ही पड़ेगा यहाँ से। जाओसू फिर हाँ में सिर हिलाता है और जाने वाला रहता है और वैन केसिंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी अचानक से पूरे जगह अंधेरा अंधेरा होने लग जाता है। काओ वेनिंग देखता है और गुरजन से कहता है, उन दो लड़कों को अपने पास लो। गुरजन हाँ में सिर हिलाती है और वैन केसिंग जाओसू को पकड़ने ही वाली रहती है। तभी जाओ जिसू सारे के सारे गायब हो जाते हैं, वो किसी अलग जगह पे ही पहुंच गए होते हैं। काओ वेनिंग पूरी जगह को ध्यान से देख रहा होता है। वो जगह बहुत बड़ी बिल्डिंग सी होती है जिसका इंटीरियर समझ में ही नहीं आ रहा होता है। हर एक छोटे छोटे कमरे हवा में फ्लोर कर रहे होते हैं। वो पूरी बिल्डिंग में कमरे ही कमरे होते हैं और जो हवा में उड़ रहे होते हैं। अपनी गुरजन और अपना मुंह और अपना काओ वेनिंग तीनों साथ में रहते हैं, बस वैन और जाओ ही अलग हो गए होते हैं। काओ वेनिंग गुस्से में ना ऐसे हाथ झटकता और कहता है, वो कैसे बच पाएंगे, हम इस डोमन के अंदर फंस चुके हैं, वो बच पाएंगे कि नहीं, वो तो श्राप को भी नहीं देख सकते, उनका क्या होगा? और वो ब्लॉगर वैन केसिंग, वो तो कुछ ज्यादा ही मासूम लग रहा था, वो बच पाएगा कि नहीं? हमने गुरजन मन में कहती है, हाँ काओ वेनिंग को वैन केसिंग की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम मर सकते हैं पर वो नहीं। अब हमें वैन केसिंग को दिखाया जाता है जो बहुत सारे ना अजीबोगरीब डीमंस के ऊपर बैठा हुआ रहता है। मतलब वैन केसिंग ने उन सबको मार दिया होता है। वैन केसिंग पूरी जगह को ध्यान से देख रहा होता है। वैन केसिंग कहता है, हाँ डोमन ये किसी श्राप ने बनाया है, बहुत कम ऐसे श्राप होते हैं जो डोमन बना सकते हैं, मतलब पावरफुल है बट ज्यादा नहीं, पर हम डोमन के अंदर रहें तो खतरा, निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और ये कहते ही वैन केसिंग उन सारे डीमनों के लाश से उठ के जाने लगता है। और दूसरी तरफ अपने जाओ जिसू को दिखाया जाता है, वो भी डीमनों के बीच में घिरा हुआ रहता है और एकदम स्वैग से खड़ा रहता है। जाओसू बोलता है,
आराम से जाने दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। पर जो डीमन रहता है ना वो कुछ बोल तो सकते नहीं है, पर ऐसा ना जाओ जिसू पे चिल्ला रहे होते हैं, उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मतलब ऐसा ना कि हमला करने वाले रहते हैं, उस पोजीशन पे खड़े रहते हैं। अपना जाओसू एक गहरी सांस लेता और कहता है, हाँ तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। और ये कहते ही जाओ जिसू अपने बाल का वो हेयर पिन निकालता है और उसको थोड़ा झटकता है, तो वो हेयर पिन रहता है ना बहुत बड़ी हथियार में कन्वर्ट हो जाता है। अब जाओसू उस हथियार को बड़े स्वैग से लेके खड़ा हो जाता है और कहता है चलो लड़ते हैं, और 1 मिनट में ही सारे डीमनों को मार देता है। अपना जाओसू ने एक डीमन पे पाँव रख लिया था और कह रहा था, हाँ ये डोमन किसी श्राप नहीं बनाया है, कोई सोसरर तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मुझे तो खबर नहीं मिली। जो भी डीमन है शक्तिशाली, मजा आएगा उसे मारने में, पर हमें इस डोमन से तो निकलना ही पड़ेगा। और ये कहते ही जाओ जिसो भी उधर से चला जाता है। अब मैं बताती हूँ, डोमन एक ऐसी चीज है ना जो एक क्रीचर्स अपने लिए बनाता है, जैसे कि एक श्राप अपने लिए बनाता है। ये भी एक तरीके का जादू ही है, कोई इंसान भी कर सकता है, कोई श्राप भी कर सकता है। हम डोमन बनाते हैं ना तो हम एक अलग सी जगह क्रिएट कर देते हैं, काफ़ी अलग जगह क्रिएट हो जाती है जैसा हम चाहते हैं। और वो जो डोमन रहता है ना उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल आप ही रहते हैं, मतलब जिसका डोमन रहता है ना वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। अब जो ये डोमन होता है ना उसे तोड़ने का सिर्फ 3 ही तरीके होते हैं। पहला तरीका, कोई बाहर से डोमन तोड़ दे तब वो डोमन से बाहर निकल सकते हैं। और दूसरा तरीका, जो डोमन बनाया है ना उसे मारना पड़ेगा, जो मुश्किल होता है क्योंकि डोमन में वो ज़्यादा पावरफुल रहता है जिसने वो डोमन बनाया होता है। और एक और तरीका रहता है, अगर आप किसी के डोमन में हो ना तो आप अपना भी डोमन वहाँ पे बना दो, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल डोमन होगा ना वो बच जाएगा और दूसरे का डोमन टूट जाएगा, तो आप बाहर निकल सकते हो। अवेन और जाओ दोनों उस डोमन में घूम रहे होते हैं। उनका जो साइड रहता है ना वो एकदम फ्लैट रहता है, अजीबोगरीब क्रीचरों से भरा रहता है, बट वो फ्लैट रहता है, फ्लोट नहीं कर रहा होता है। वैन केजिंग इधर कह रहा होता है, उधर सेम बात जाओ भी कह रहा होता है। दोनों कह रहे होते हैं कि हम किसी से भी ना टकराए, अकेले ही रहें ताकि हम अपनी पावर यूज़ कर पाए, क्योंकि कोई भी अपनी पावर किसी के सामने यूज़ करेगा नहीं। ना जाओ उन लोगों के सामने और वैन केजिंग के सामने अपनी पावर यूज़ करेगा, ना ही वैन जाओ के सामने और उन लोगों के सामने अपनी पावर यूज़ करेगा। उधर अपने गुर्जान, काओ वेनिंग और मुंह को दिखाया जाता है, जो एक कमरे से दूसरे कमरे में छलांग लगा रहे होते हैं बहुत मुश्किल से, क्योंकि वो फ्लोट कर रहा होता है, हवा में होता है। अगर कोई भी गलत कूदा तो वो नीचे गिरे और खेल खत्म। अपना काओ वेनिंग बहुत वरीड रहता है अपने वैन और जाओ के लिए। वो कहता है उन दोनों को मुझे सेफ रखना पड़ेगा, मैं एक डीमन हंटर हूँ, मेरा फर्ज बनता है इंसानों को बचाना। अपना मुंह कह रहा होता है, छोटे भाई वो बच जाएंगे, तुम्हें इतनी टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी गुरजान भी कह रही होती है, हाँ काओ वेनिंग तुम्हें इतनी टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, वो दोनों सेफ ही होंगे। काओ वेनिंग बोलता है यही तो बात है, होंगे, मैं चाहता हूँ वो सेफ हो। और ये कहते ही काओ वेनिंग जंप मारता है, उसका बैलेंस बिगड़ने ही वाला रहता है, बट गुर्जान अपने उंगली से कुछ करती है जिस वजह से अपना काओ वेनिंग सेफली लैंड कर जाता है दूसरे कमरे में। मतलब अपनी गुर्जान के पास भी कुछ पावर है, वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। उधर अपने वैन केजिंग को दिखाया जा रहा होता है, जो एक ही हाथ से सारे डीमनों को मारता हुआ आगे जा रहा होता है। वैन केजिंग कहता है वो शराब कितना अजीब है, अपने डोमन के अंदर इतने सारे डीमन रहने दे रहा है, मैं तो अपने घर के अंदर किसी को ना रखूं। हाँ इन डीमनों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। और ये कहते ही वैन केजिंग बड़े फास्ट भागने लग जाता है और जो भी डीमन उसके बीच में आ रहा होता है ना सबको मारता जा रहा होता है। अपना जाओ जिसु भी सारे डीमनों को मारता जा रहा होता है। जाओसु फिर कहता है हाँ तुम लोग कितने कमजोर हो, तुम मुझे अपनी रूप बदलने पे भी मजबूर नहीं कर रहे, तुम बहुत कमजोर हो। अपना जो जाओ का वेपन रहता है ना वो पूरा ब्लड हो गया होता है। अब वैन केजिंग और जाओ जिसु ऐसे ही चल रहे होते हैं, तभी अचानक दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। जाओ मन में कहता है सही है मैंने अपना हथियार अपने बालों में वापस डाल दिया। और वैन केजिंग बोल रहा होता है सही है मैंने अपना हाथ पहुंच लिया, नहीं तो उसे पता चल जाता कि मैं डीमनों को मार रहा हूँ। अपना जाओ बोलता है तुम सेफ हो। वैन केजिंग बोलता है हाँ मैं सेफ हूँ, तुम सेफ हो। वैसे ये जगह क्या है? वैन केजिंग ना भोला बनने की कोशिश कर रहा होता है। जाओ बोलता है मुझे भी नहीं पता ये जगह क्या है और मैं यहाँ पे कैसे आ गया। अब वो दोनों होते हैं ना भोले बनने की कोशिश कर, दोनों को कुछ नहीं पता, पर उन दोनों को जितना पता होगा ना उतना डीमन हंटर को भी नहीं पता होगा। अब वो दोनों एक साथ में ही चलने लग जाते हैं। दोनों मन ही मन में बहुत गुस्सा रहते हैं कि ये मेरे से क्यों टकरा गया, अब कोई डीमन आएगा तो हम कैसे मार पाएंगे। अब वो जो दोनों का डर रहता है ना वो एकदम सही हो जाता है। दोनों के पास आके बहुत सारे डीमन खड़े हो जाते हैं। वैन केजिंग जाओ जिसु एक दूसरे को ही देखने लग जाते हैं। दोनों
दोनों एक साथ में ही मन में बोल रहे होते हैं, अब क्या करूँ, इसके सामने तो मैं मार भी नहीं सकता। अब एक डीमन है ना जाओ पे हमला करने वाला रहता है, तभी जाओ उस डीमन का हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखों में ही देखने लग जाता है और वैन केसिंग जाओ की तरफ देखने लग जाता है। तो जाओ फटाफट उस डीमन का हाथ छोड़ता है और डरने की नाटक करता है। हाँ मैं क्या करूँ, ये मुझे मारने आए हैं। वैन केसिंग मन में बोलता है, हाँ कितनी गंदी एक्टिंग कर रहा है डरने की। अब वैन केसिंग जाओ के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम छोटे हो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो मैं लड़ने में तुमसे अच्छा होऊंगा ना, मैं लड़ लेता हूँ, थोड़ी सी तो कोशिश करूंगा ही मैं लड़ने की। अब मर गया तो तुम अपने लिए कोई और पार्टनर ढूंढ लेना, मैं तुम्हारा नहीं हो सकता। अपना जाओ बोलता है, क्या पार्टनर, तुम पागल हो गए हो क्या? वैन केसिंग बोलता है, तुम्हारी नीयत मुझे अच्छी नहीं लगती, जैसे तुम मेरे पे चुपके हो और जैसे तुमने मेरा कमर पकड़ा है ना, तुम्हारी पक्का नीयत मेरे पे खराब है। उस समय स्टोर रूम में भी तुम मेरे उसको छू रहे थे और अब तुम ये कर रहे हो। अपना जाओसू जो रहता है ना, वो नाटक करते करते ना वैन केसिंग का कमर बहुत कस के पकड़ लिया होता है। अब जाओसू फटाफट वैन का कमर छोड़ता है और कहता है, जैसे तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है, वैसे तुम जैसे अधेड़ इंसान की उम्र से प्यार कौन करेगा। वैन मुस्कुराता और कहता है, हाँ छोटे बच्चे, एक कहावत थी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, आज सच हो रहा है। जाओ बोलता है, एक्सक्यूज मी, मैं ना बंदर हूँ और ना ही तुम अदरक हो। वैन बोलता है, मैंने तो कहावत बोली, तुम सीरियस क्यों ले लिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मानते हो कि तुम बंदर हो। जाओ फिर गुस्से में कहता है, हाँ तो तुम अदरक हो, जैसे अदरक कहीं से भी उग जाता है ना, वैसे तुम किसी भी बात को कहीं पे भी ला देते हो। वैन केसिंग बोलता है, अच्छा। जाओसू बोलता है, हाँ। अब ये लड़ने लग जाते हैं, मतलब बातों से, और डीमन उनको देख रहे होते हैं। अब एक डीमन गुस्से में चिल्लाता है, मतलब वो बोल तो सकते नहीं है बट एक आवाज है ना, वो आवाज निकालता है और चिल्लाता है और उन दोनों के पास आ जाता है। वैन केसिंग बोलता है, यार लड़ रहा हूँ तो लड़ने दो, और ये कहते ही डीमन को एक लात मारता है। अब सारे डीमन ना हमला करने लग जाते हैं और अपना जाओ जिसू और अपने वैन केसिंग शरीफी का चोला उतार के दोनों को, मतलब उन लोगों को मारने लग जाते हैं दोनों। हाँ वो दोनों ना बहुत अच्छा खासा सभी डीमनों को मार देते हैं और वो मार के दोनों चुपचाप खड़े हुए होते हैं। वैन फिर बात पलटने के लिए कहता है, मुझे ना मेरी फाइटिंग दादाजी ने सिखाई थी, दादाजी फौज में थे तो बचपन से लड़ना उड़ना सिखाते थे, इसलिए मैं इतना स्ट्रांग हूँ। देखो ना डीमनों को भी मार दिया, फिर तुम कहाँ से फाइटिंग सीखे हो। अब ना जाओसू भी ना वही बात चेप देता है कि उसके दादाजी भी फौजी थे और उसको दादाजी ने ही सिखाया है फाइटिंग बचपन से। वैन और जाओ दोनों फेक स्माइल करते और कहते हैं, हाँ, कितना मिलता जुलता है ना हम दोनों में बातें। फिर वो दोनों ना आगे चलने लग जाते हैं और अभी हमारे 3 टीम को दिखाया जाता है, मतलब अपनी गुरजान, वैनिंग और अपना मुंह। वो तीनों भी अब फ्लैट जगह पे आ गए होते हैं और डीमनों से लड़ रहे होते हैं। अपने गुरजान ना बड़े स्वैग से सारे डीमनों को मार रही होती है और अपना काऊ वेनिंग भी बड़े स्वैग से डीमनों को काट रहा होता है, क्योंकि काऊ वेनिंग की हथियार एक तलवार है और अपना मुंह भी बहुत अच्छे से लड़ रहा होता है और उसकी हथियार है तीर कमान। अपने गुरजान के पास एक चाबुक है। अब कहानी शिप अपने वेंजो पे होती है, वो दोनों चल रहे होते हैं और लास्ट एंड पे पहुंच जाते हैं। उस एंड पे सिर्फ एक दीवार थी और 2 अजीब डिजाइन की गेट थी। वैन केसिंग और जाओ जिसू एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तभी जाओ कहता है, हमें अलग अलग कमरे में जाना चाहिए, शायद हम दोनों में से कोई बाहर निकल पाए, कोई बाहर निकल गया तो हम वापस एक दूसरे को लेने आ जाएंगे, ठीक है। वैन केसिंग कहता है, ठीक है। फिर वैन केसिंग और जाओ जिसू दोनों अलग अलग कमरे में चले जाते हैं, दोनों एक साथ में कहते हैं। अब वो दोनों ना ये बात मन में ही कह रहे होते हैं, दोनों कह रहे होते हैं कि सही है हम दोनों अलग अलग हो गए, डीमन आने पे बहुत मुसीबत हो जा रही थी, अब अकेले अकेले रहेंगे तो अकेले अकेले डीमनों से लड़ पाएंगे, मैं अपनी पावर अच्छे से दिखा पाऊंगा ना। सोच के खुश रहते हैं और सीधा सीधा चल रहे होते हैं, बट वो दोनों किसी से टकरा जाते हैं। अब होते हैं तो वो दोनों आपस से ही टकराए होते हैं। जाओ कहता है, क्या? वैन कहता है, क्या ये दरवाजा एक जगह ही कनेक्ट थी, तो ये 2 दरवाजा क्यों बताई हुई थी? अब जो दरवाजे रहते हैं ना, होते तो 2 हैं पर वो जाते एक ही जगह पे हैं। वो दोनों मन में ही कहते हैं, क्या फायदा हुआ अलग अलग जाने का, एक जगह पे ही तो मिले। हाँ वो दोनों एक दूसरे को फेक स्माइल देते हैं और सीधा जाने वाले रहते हैं, तभी देखते हैं कि बहुत बड़ा होल है वो जगह और जहाँ पे एक चेयर बैठी है जिस पे कोई बैठा हुआ है। अब वो दोनों चेयर की तरफ ही देख रहे होते हैं, तभी उस चेयर पे जो बैठा हुआ रहता है ना, वो कहता है, वेलकम टू माई डोमन, तुम तो मेरे डोमन में ट्रैप हो गए, मजा आया। वैसे तुम हो कौन? और जो वो शख्स रहता है ना, वो अपने चेयर से उठ जाता है और उन दोनों के पास जाने लगता है। अब वो जो शख्स रहता है ना, वैन और जाओ के पास चला जाता है और वो शख्स जैसे ही वैन और जाओ के पास जाता है तो वैन की तो स्माइल छूट जाती है, पर अपना जाओ थोड़ा सीरियस था। वैन थोड़ा झुकता और कहता है, हैं
ये बच्चा कौन है, इसने डोमेन क्रिएट किया। अब वो जो शख्स रहता है ना, वो एक श्राप रहता है जो पता है वो बोने लोग होते हैं ना, वो वैसा ही होता है, छोटे बच्चे की तरह। 9-8 साल के बच्चे की जो साइज होती है ना, वो उसी साइज का होता है, बट वो श्राप होता बड़ा है एज से। वैन उसको देख के हंस रहा होता है तो श्राप बोलता है, हे हंस मत, यही पे दूंगा। वैन उस शराब के सर पे हाथ फेरने लग जाता और कहता, अरे छोटा बच्चा मुझे मारेगा, चॉकलेट चाहिए क्या, दूं क्या। वो जो शराब रहता है ना, वो बहुत गुस्सा होने लग जाता है। वो जो शराब रहता है ना, वो कुछ अजीबोगरीब नहीं दिखता, नॉर्मल इंसानों की तरह ही दिखता है, बट उसकी आंखें एकदम काली है और उसके छोटे छोटे सींग है सर पे। अब वैन गेजिंग जाओ जैसू के शोल्डर पे हल्का सा मारता है और हंस रहा होता है और कह रहा होता है, देखो ना ये हमें मारने की बात कर रहा है, ये बच्चा हमें मारेगा। अपना ना जाओ जैसू एकदम सीरियस होके वैन की तरफ देखने लग जाता है और उसकी टेढ़ी सी स्माइल रहती है। वैन को फिर एहसास होता है कि उसने किया क्या, उसने ये बोल दिया कि वो शराब को देख सकता है। तब वैन ना थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। अपना जाओ बोलता है, कौन यहाँ पे वैन, तुम क्यों हंस रहे हो और कौन किसे मारेगा। अपना वैन केजिंग ना गर्दन पे हाथ रख लेता है और रफ करने लगता है, मन में ही कहता है, क्या कर दिया मैंने, मजे मजे में अपना मजा निकाल दिया। वैन केजिंग फिर ना बात संभालने के लिए कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या, यहाँ पे एक छोटा सा इसके सींग है और आँख काली है, तुम्हें नहीं दिख रहा क्या। वो जो बोना शराब रहता है ना, वो कहता है, अरे ये मुझे देख सकता है पर नाटक कर रहा है। वैन केजिंग कहता है, हाँ सच्ची में। वो बोना बोलता है, हाँ अभी बताता हूँ। बोना एक तलवार लेता है और जाओ जिसू के मारने वाला रहता है और जाओ जिसू फटाफट साइड हो जाता है। वैन केजिंग फिर कहता है, वैसे तुम इसे देख सकते थे तो तुम नाटक क्यों कर रहे थे। जाओ बोलता है, अरे अभी मुझे ध्यान में पड़ा जब इसके हाथ में वो चाकू आई तो तब मैंने देखा। वैन केजिंग स्माइल करता और कहता है, हाँ वैसे मैंने बहुत सी मूवियों में देखा था कि शराब हमें तभी दिखते हैं जब हम मरने वाले रहते हैं। शायद हम मरने वाले हैं इसलिए हमें शराब दिख रहा है। अब जाओ जिसू भी ना उसकी बात पे हाँ करने लगता है, हाँ 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 मरने वाले हैं तभी हमें शराब दिख रहा है। अब वो बोना हंसने लगता है और कहता है, हाँ हाँ तुम्हें पता है तुम मरने वाले हो, तुम सभी मेरे हाथों से मरोगे, इस डोमेन से कोई बच के नहीं जा सका। अभी वैन गेजिंग ना अपने सर पे हाथ फेरने लगता है और कहता है, हाँ कितना बकवास करता है। वो बोना कहता है, मैं बकवास करता हूँ, अभी तुम्हें मार के बताता हूँ। वैन केजिंग को डर तो नहीं लग रहा था पर उसे जाओ जिसू को दिखाने के लिए तो करना ही था, इसलिए वैन केजिंग कहता है, मुझे मत मारो, मैं बहुत कॉमन इंसान हूँ, एक छोटे से स्कूल में लाइब्रेरियन का काम करता हूँ, बहुत कॉमन इंसान हूँ, मत मारो, गलती से मैं इस डोमेन के अंदर फंस गया, मुझे जाने दो। अब ना जाओ जिसू कह रहा होता है, अरे यार ये कितनी ओवर एक्टिंग करता है। अब वो बोना है ना हंसने लग जाता है बहुत तेज तेज। अब वो बोना है ना वैन और जाओ हमले करने की कोशिश करता है, बट वैन और जाओ जैसे तैसे करके बच जा रहे होते हैं, मतलब वो अपनी सेफ्टी कर रहे होते हैं, हमला नहीं कर रहे होते हैं। वैन केजिंग बोलता है, ये बोना जरूर है पर इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज है। अब ना जाओ बोलता है, ये छोटा है इस बात का इसके लिए फायदा है, हाँ मैं इसके सामने अपनी पावर यूज नहीं कर सकता पर एक छोटे पिंदी इंसान से मैं नहीं हार सकता। अब वो बोना है ना अपने एक पाँव को नीचे करता है, अपने दोनों हाथ से ना कुछ उठाने की इशारा करता है और वो जैसे ही इशारा करता है वहाँ पे बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं। अब वो बोना अजीब सी स्माइल करता है और कहता है, मजा आएगा जब तुम इन डीमनों से लड़ोगे और मैं बैठ के ये तमाशा देखूंगा, हाँ बहुत दिनों बाद मुझे कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और ये कहते हैं वो बोना अपने चेयर पे वापस जाके बैठ जाता है और वो जो डीमन रहते हैं ना वो वैन और जाओ पे हमला कर रहे होते हैं। वैन और जाओ को अपनी पावर शो नहीं करनी होती है, इसलिए वो अपनी सिर्फ सेफ्टी कर रहे होते हैं, मार नहीं रहे होते हैं। अब वो दोनों अपना बचाव करते करते ना काफी इरिटेट हो गए होते हैं। जाओ अपने बालों पे अपना हाथ रख लेता है, हेयर क्लिप निकालने वाला रहता है और अपना वैन केजिंग भी अपने नाखून बड़े करने वाला रहता है ताकि वो उन सबका गला चीर सके। अब वो दोनों अपना असली रूप लाने ही वाले रहते हैं, उन डीमनों पे एक तीर आता है जो एक तीर में ही सारे डीमनों को मार देता है। अब वो जो बोना रहता है ना वो शॉक होके उठ जाता है अपने चेयर से और देखने लगता है कि किसने किया। तभी वहाँ पे अपनी गुजियान अपना कावेनिंग अपनी मुंह आ जाती है, मतलब मुंह आ जाता है, वो एक लड़का है। वो जो तीर रहता है ना वो मुंह नहीं चलाया होता और मुंह की तीर की एक खास बात रहती है, वो जितनी भी दूर हो ना वापिस अपने मालिक के पास आई जाती है। अब वो तीर मुंह के पास वापिस आ जाती है और मुंह बड़े ही स्वैग से अपना तीर पकड़ लेता है और अपने कमर की बेल्ट के अंदर वो तीर रख लेता है। उसकी कमर की जो बेल्ट रहती है ना उसमें पूरी तीर लगी हुई रहती है। अपना कावेनिंग तलवार लेके खड़ा था और अपनी गुजियान चाबुक लेके। कावेनिंग कहता है, एक नॉर्मल इंसान को क्यों मार रहे हो, मारना है तो हम जैसे डीमन हंटर को मार के बताओ।
और ये कहते ही अपना काऊ वेनिंग अपने लड़ाई के मैदान पे आ जाता है। वो जो बोनर है वो बहुत सारे डीमन समन करने लग जाता है वहाँ पे, बट गुरजान और अपनी काऊ वेनिंग और अपना मुंह सबको बहुत अच्छे से मार रहे होते हैं। अब वो दोनों ना आराम पाते हैं कि उन्हें ना अपनी पावर ऐसे ना यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। वैन बोलता है हाँ सही टाइम पे ये लोग आ गए, नहीं तो अभी जाओ जिसू के सामने मेरा सच आ जाता। और जाओ जिसू भी यही कह रहा होता है कि सही टाइम पे ये लोग आ गए, नहीं तो मुझे वैन केजिंग के सामने अपना पावर यूज करना पड़ता। अब वो जो बोना रहता है ना वो बहुत सारे डीमन समन करने लग जाता है। काऊ वेनिंग सबसे लड़ रहा होता है और गुरजान और मुंह भी। अपना काऊ वेनिंग फिर खड़ा हो जाता है और कहता है चलो गेम खत्म करते हैं, मैं तो इन दोनों को ही ढूंढ रहा था, नहीं तो मैं इस डोमन से कब का बाहर निकल जाता। वो बोना बोलता है मेरे डोमेन को कमजोर समझ रखा है क्या? काऊ वेनिंग बोलता है नहीं, पर ज्यादा पावरफुल भी नहीं है। फिर काऊ वेनिंग अपने हाथ से कोई सिंबल बनाने लग जाता है। वो सिंबल देख के उसकी आंखें बड़ी रह जाती है और वो नाम याद करने लग जाता है काऊ वेनिंग का। वैन बोलता है इसके कार्ड में क्या था, क्या नाम डाला था पूरा? काऊ वेनिंग, काऊ परिवार। ये काऊ परिवार का वंश है। अब वो जो बोना रहता है वो कहता है तू भी डोमेन क्रिएट कर सकता है। वेनिंग सिर्फ आंख मारता है और अपना डोमेन क्रिएट कर देता है। और मैंने आपको बताया था डोमेन क्रिएट हो जाते हैं एक साथ में, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है ना वो टिकता है, नहीं तो दूसरा वाला खत्म हो जाता है। अब वहाँ पे ना बहुत तेज लाइट आने लग जाती है जिस वजह से सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अब जब सब अपनी आंखें खोलते हैं ना तब वो वापस अपने कब्रिस्तान में आगे होते हैं वो लोग। मतलब अपनी काऊ वेनिंग की डोमेन उस बोने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए वो सब सेफली बाहर आ गए थे। अपना जो जाओ जिसू है ना वो हैरानी से काऊ वेनिंग को देखने लग जाता है और अपना वैन केजिंग तो बहुत ही ऐसा ना शौक रहता है कि वो काऊ परिवार का है। अपना काऊ वेनिंग उस बोने के पास जाता है और ना बड़े प्यार से कहता है हाँ आखिरी नाइट देख लो तुम, क्योंकि आज के बाद तुम कुछ नहीं देख पाओगे। और ये कहते ही अपना तलवार लेके बोने का गला काट देता है, जिस वजह से बोन सा बन जाता है और आसमान में उड़ जाता है, मतलब वो श्राप मर जाता है। अब काऊ वेनिंग उन दोनों से पूछता है तुम दोनों ठीक हो? माफ करना लेट आने के लिए, पर हमें समझ में ही नहीं आ रहा था रास्ता। जाओ जिसू कहता है कोई बात नहीं, धन्यवाद हमें बचाने के लिए। अपना वैन केजिंग भी फिर कहता है धन्यवाद बचाने के लिए। अपना काऊ वेनिंग एक स्माइल देता है और कहता है आज से आधी रात को जाना, और कब्रिस्तान वाली जगह पे तो बिल्कुल नहीं। इस सिटी में आजकल बहुत सारे डीमनों के अटैक हो रहे हैं, तो तुम सेफ रहना। काऊ वेनिंग फिर बोलता है चलो अब चलते हैं। अब वो सारे ना जाने लगते हैं और गुरजान ना वैन केजिंग की तरफ देखते देखते जा रही होती है। अब हमारे जाओ जिसू को उसके घर पे दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने हेयर क्लिप धो रहा होता है, क्योंकि उसमें अभी भी थोड़ा बहुत ब्लड लगा हुआ होता है। और अपना वैन केजिंग अभी भी अपने जाओ जिसू के ना घर की निगरानी दे रहा होता है, वो अपने चमगादड़ वाले रूप में। अपना वैन केजिंग ना मन में बोलता है काऊ परिवार, याद है मुझे एक बार मैंने काऊ परिवार की लड़की के साथ डेट किया था। काफ़ी ज़्यादा भोली भाली थी, बट वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली भी थी। उसने मुझे बहुत सारे चीज़ें सिखाई। वो डोमेन मुझे नहीं सिखा पाई क्योंकि वो मैं कर ही नहीं पाया था। हाँ काऊ वेनिंग बहुत खूबसूरत है क्योंकि वो काऊ परिवार का वंश जो है। अब जो अपना वैन केजिंग रहता है ना वो हजारों सालों से जी रहा है, तो उसने बहुत सारे लोगों को ना डेट कर रखा है, और उनमें से उसने काऊ परिवार की भी एक लड़की को डेट किया जो अपनी काऊ वेनिंग की पूर्वज भी लगती है। इसलिए वो काऊ फैमिली सुन के ना थोड़ा सा शौक हो गया। सच बोलो तो मैं भी बहुत शौक हो गई थी जब मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप चैनल पे नए हो और आपको ना अगर FF अच्छा लग रहा हो तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो। अपना वैन केजिंग ना स्कूल आ गया होता है और वो देख जाओ जिसू के क्लास में ना सब बहुत ही सजावट कर रहे होते हैं। वैन केजिंग जाता है अंदर और बोलता है इतनी सारी सजावट क्यों? सारी लड़कियां खुश होकर बोलती है वो जाओ जिसू का बर्थडे है ना इसलिए। वैन केजिंग उन सब लड़कियों की तरफ देखता और कहता है जाओ जिसू का बर्थडे है आज? वो लड़कियां कहती है हाँ आज बर्थडे है जाओ का। अब वैन केजिंग और कुछ नहीं कहता है और अपने जगह पे जाके मजे से बैठ जाता है, और सारी लड़कियां बुक लेने के बहाने उससे बात करते करते जा रही होती है। वैन केजिंग इरिटेट होके मन में ही बोलता है ये आजकल की लड़कियों का भी क्या है, कितना बड़ा हूँ मैं इनसे, फिर भी ये लाइन मारती रहती है, ये स्टूडेंट बड़े अजीब है। अब तभी वैन के पीछे साओ मैम आ जाती है जो उसके गर्दन पे हाथ रखती है और कहती है कैसे है वैन सर? वैन मन में ही बोलता है इसकी ही कमी थी, बट वैन एक स्माइल देता है और कहता है आप कैसे हैं? मैडम साओ कहती है मुझे तो नींद ही नहीं आता। वैन केजिंग बोलता है क्यों? मैडम साओ बोलती है
हाँ, हमें ट्रिप पे जाना है ना। यह सोचते सोचते मुझे नींद ही नहीं आता। मैं तो सोच रही हूँ आपके साथ ट्रिप पे जाने पे कितना मजा आएगा। हाँ, वैन केसिंग देख रहा होता है बाहर लड़कियां ना बुक्के लेके जा रही होती है। वैन केसिंग बोलता है, ये जाओ जिसो कुछ ज्यादा ही फेमस है क्या? मैडम साव कहती है, हाँ वो तो बहुत फेमस है, इस क्लास का सबसे होनहार लड़का और सबसे खूबसूरत लड़का, सारे स्टूडेंट उसे पसंद करें और मैम भी, इसलिए तो मैं भी गिफ्ट लेके आई हूँ। और ये कहते ही साव एक गिफ्ट दिखाती है जो उसने जाओ के लिए लाया था। वैन स्माइल करता और कहता है, सब गिफ्ट दे रहे हैं तो मुझे भी देना पड़ेगा। साव मैम कहती है, वैसे कोई जरूरी नहीं है, पर तुम्हारा मन हो तो तुम दे सकते हो। वैन एक इवल सी स्माइल करता और कहता है, ऐसा गिफ्ट दूंगा कि वो कभी भूल ही नहीं पाएगा। अब हमें छुट्टी के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ जिसो अपने कमरे में बैठा हुआ था और उसके कमरे में बहुत सारे गिफ्ट थे जो सारे स्टूडेंट्स और मैम ने उसे दिए थे। अब जाओसो जो रहता है ना, वो एक होता है ना कपकेक, वो एक फोटो के सामने ले जाता है जिस फोटो में एक बच्चे के साथ उसके 2 पेरेंट्स खड़े थे और वो जो फोटो रहती है ना, वो अपने छोटे वाले जाओ जिसो की रहती है और जाओसो के साथ उसके मम्मी और पापा रहते हैं। जाओसो उस कपकेक के अंदर कैंडल डालता है और जला देता है और कहता है, मम्मी मेरा बर्थडे है आज, मुझे विश करो। पापा आप भी तो करो, मेरा बर्थडे है। ठीक है मैं कैंडल बुझा रहा हूँ। फिर जाओ उस कैंडल को बुझा देता है और खुद ही ताली मारने लग जाता है और कह रहा होता है, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। अभी जाओसो के चेहरे में ना एक बहुत अजीब सी उदासी दिखाई दे रही होती है। जाओसो फिर उस कपकेक से कैंडल हटाता है और उस कपकेक को उठाता है और खाने लग जाता है। जाओसो खा तो रहा होता है पर उसके एक आंख से आंसू निकल रहे होते हैं। अब कहानी सिर्फ अपनी गुंजन पे होती है। गुंजन अपने लिविंग एरिया में बैठी हुई थी और वो ना एक बुक पढ़ रही थी। तभी उसके घर पे ना एक बेल बजता है। गुंजन जब गेट खोलती है तो देखती है कि उसके सामने अपना वैन केसिंग खड़ा होता है। गुंजन स्माइल करती है और कहती है, मुझे पता ही था जैसे तुम्हें पता चलेगा कि मैं रहती हूँ तुम आ जाओगे मेरे से मिलने। वैन केसिंग कहता है, हाँ क्या करूँ, प्यार ही जो इतना करता हूँ तुमसे। गुंजन स्माइल करती है और कहती है, सॉरी आई हैव अ बॉयफ्रेंड। वैन केसिंग अंदर घुस जाता है और गुंजन का कान पकड़ लेता है और कहता है, तेरा बॉयफ्रेंड को मैं जान से मार दूंगा, चल चुपचाप मेरे साथ। अपनी गुंजन बोलती है, अरे भाई कान छोड़ो मेरा, पर अपना वैन केसिंग कान छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वैन केसिंग भी सोफे पे बैठ जाता है और गुंजन का ना अभी भी कान पकड़ा रहता है। गुंजन कहती है, अरे छोड़ तो दो। वैन केसिंग कान छोड़ देता है और गुंजन से कहता है, तूने मुझे बोला भाई बनाया था और तू मुझे मोह ही नहीं लगा। हंसते और कहती है, बस राइमिंग बैठा है आपने, बट आप भी हमेशा हर एक सिटी चेंज करते रहते हो तो मुझे क्या पता होगा कि आप कब कहाँ रहते हो। अपना वैन केसिंग बोलता है, अब तो पता चल गया है ना। गुंजन बोलती है, हाँ तो मिलने भी आ जाऊंगी जब आप चाहो। वैन केसिंग बोलता है, बट एक बात मुझे समझ आई। गुंजन बोलती है, क्या? वैन केसिंग बोलता है, तू इतनी सातिर विच डीमन हंटर क्यों बन गई? वैन केसिंग बोलता है, प्यार वार का तो चक्कर नहीं है ना। अपनी गुंजन बोलती है, वही सोच लो, मुझे काउविनिंग बहुत अच्छा लग गया इसलिए मैं डीमन हंटर बन गई। वैन केसिंग बोलता है, वाह भाई तुझसे यही उम्मीद थी, जो डीमनों को मारने का हथियार भेजती है वो डीमन हंटर बन गई, अच्छी बात है। अब मैं अपनी गुंजन के बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। गुंजन एक विच है और वो ना डीमंस को मारने के लिए हथियार भी बनाती है जो वो उसको बेच देती है अच्छे खासे दामों में। और अपनी जो गुंजन है ना, वो मर भी नहीं सकती, वो 300 सालों से जिंदा है। और अपनी गुंजन को इंसान और डीमंस इन दोनों से कोई लगाव नहीं है, मतलब ये दोनों से ना प्यार करती है ना ही नफरत करती है, इसके लिए दोनों एक समान ही। क्योंकि गुंजन के बाप को इंसानों ने मारा था और गुंजन की माँ को डीमंस ने मारा था, इसलिए वो दोनों से ही नफरत करती है और दोनों से ही एक जैसी ही रहती है। अपना वैन केसिंग गुंजन से कहता है, वैसे उसे पता है कि तू विच है? गुंजन बोलती है, नहीं उसे हम जैसे लोगों से नफरत है, विच, श्राप, वैम्पायर, वैनवुल्फ सबसे नफरत है उसे। वैन बोलता है, सैड स्टोरी। गुंजन बोलती है, हाँ उसकी माँ और बाप को हम जैसे लोगों ने मार दिया था इसलिए वो नफरत करता है हम जैसे लोगों से। वैन बोलता है, तेरे होने से पहले ही खत्म हो गई। गुंजन बोलती है, कोई बात नहीं, पर जब तक साथ हो तब तक तो रहूंगी ही ना। वैन मुस्कुराता है, फिर गुंजन भी मुस्कुराती है। फिर गुंजन कहती है, वैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? वैन केसिंग कहता है, तुमसे मिलने आया हूँ। गुंजन कहती है, ये तो है पर कोई और भी बात है। फिर वैन कहता है, हाँ छोटी चूहिया काफी समझदार हो गई है। गुंजन मुस्कुराती है और कहती है, पहले तो मैं समझदार तो हो गई हूँ पर मैं चूहिया नहीं हूँ। वैन हंसता और कहता है, तू तो शुरू से लेके एंड तक छोटी चूहिया ही है मेरे लिए, कैसे आके चिपक गई थी मेरे पास? गुंजन मुंह फुला लेती और कहती है, उस समय मैं छोटी थी, मैं डर गई थी इसलिए ऐसा किया मैंने। वैन हंसता और कहता है,
ठीक है ठीक है। वैन कहता है एक वेयरवुल्फ के लिए मुझे हथियार चाहिए। गुजन कहती है मतलब? वैन बोलता है एक ऐसा हथियार जिसको छूने से वेयरवुल्फ अपने रियल अवतार पे आ जाए। गुजन बोलती है आप तो उन लोगों की तरह नहीं हो जो वेयरवुल्फ से नफरत करते हैं। आप वैम्पायर हो पर आप तो किसी से नफरत नहीं करते, तो आपको ये हथियार क्यों चाहिए? वैन किसिंग बोलता है देख बहना, मैं यहाँ पे जब से आया हूँ ना तब से एक लड़के पे मेरी नजर है। गुजन बोलती है अरे यार फिर से आप फिर से किसी के साथ सेटिंग करना चाहते हैं ना? आपने कितनी डेट किया है? 50,000 लोगों के साथ तो डेट कर ही दिया होगा। अब वैन किसिंग ना गुजन के सर पे मारता और कहता है पहले पूरी बात तो सुन ले। गुजन बोलती है ठीक है सुनाओ। वैन बोलता है मैं यहाँ पे जब से आया हूँ ना तब से मुझे एक इंसान पे शक है कि वो वुल्फ है और वो लोगों की हत्या कर रहा है। गुजन बोलती है मतलब? वैन किसिंग बोलता है तुम्हें इन सब केसों के बारे में नहीं पता, पर मैंने अपने नजरों से देखा है। मुझे 2 लाश मिली है लड़कियों की जिसका दाहिना पाँव ले जाया गया है। अब गुजन थोड़ी सीरियस हो जाती है और कहती है आपने उन खून को होते हुए देखा है? अपना वैन किसिंग बोलता है खूनी को नहीं देख पाया, पर मैंने उसकी टेल देखी थी, वो पक्का वेयरवुल्फ था। और मुझे लगता है मैं जिस इंसान पे शक कर रहा हूँ कि वो वेयरवुल्फ है वो वही वाला वेयरवुल्फ है। वैन किसिंग बोलता है फिर तुम्हें पता है उस केस के बारे में? गुजन बोलती है काउवेनिंग बहुत टेंशन है इस केस को लेके, उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि खून हो कैसे रहा है। अपना वैन किसिंग बोलता है तुम्हें पता है? गुजन बोलती है पता है, पर हमेशा उस लाश को गायब कर दिया गया होता है। गुजन कहती है ठीक है भाई, मैं आपको एक ऐसा हथियार दूंगी जिससे वेयरवुल्फ की हकीकत सबके सामने आ जाए। उसको छूते ही कोई भी वेयरवुल्फ अपने इंसानी फॉर्म में नहीं रह सकता। मैं वो आपको दूंगी, पर एक वादा करना पड़ेगा। वैन किसिंग बोलता है क्या? अपनी गुजन बोलती है कि आपको उस वेयरवुल्फ को डीमन हंटर के हाथों सौंपना पड़ेगा। वादा कीजिए भाई, आप सौंपेंगे? वैन किसिंग अपना हाथ गुजन के हाथ पे रख लेता और कहता है वादा करता हूँ बहन, अगर वो इंसान वही निकला तो मैं तुम्हें सौंप दूंगा। गुजन एक स्माइल करती है और कहती है ठीक है, तो मैं आपको वो हथियार देती हूँ। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। आज नाइट में बारिश बहुत बरस रही होती है, बिजली बहुत गरज रही होती है। अपना जाओ जिसु सो रहा होता है, उसके चेहरे पे पूरा पसीना पसीना हो गया होता है। वो अपना सर हिला रहा होता है। जाओ जिसु एक पूरा सा सपना देख रहा होता है। जाओ अपने सपने में देख रहा होता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ है और उस समय भी नाइट का वक्त रहता है, बहुत अंधेरा रहता है। उस समय जाओ जिसु की फैमिली और जाओ जिसु एक अलग ही घर में रहते हैं। जाओ जिसु की माँ जाओ जिसु को खाना खिला रही होती है और उसका बाप पास में ही बैठा रहता है। तभी गेट खटखटाने की आहट आती है। वही गेट खटखटा रहा होता है। जाओ जिसु की माँ कहती है मैं खोलती हूँ, और ये कहते ही वो गेट खोलने के लिए जा रही होती है। अब जाओसू की माँ गेट खोलने ही वाली रहती है, तभी जाओ जिसु के घर का भी गेट बजने लग जाता है। इस वजह से जाओ जिसु की नींद खुल जाती है। जाओसू पूरा पसीना पसीना हो गया होता है और वो अपना पसीना साफ करता है और गेट की तरफ जाने लगता है। जाओ जिसु विंडो की तरफ देखता है तो वैसी ही नाइट जाओ जिसु को लग रही होती है। जाओ जिसु गेट के पास आता है और वो थोड़ा सा ना नर्वस लग रहा होता है, वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा होता है। जाओसू बोलता है कौन है, पर गेट के बाहर रहा होता है और वो बस खटखटाया जा रहा होता है। अब जाओसू ना हिम्मत दिखा के वो गेट खोल देता है। जैसे ही गेट खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने वैन किसिंग खड़ा है, जो बारिश में पूरा भीग गया होता है और उसके हाथ में 2 बैग रहता है और उसने अपने मुंह में एक रोज ऐसा ना अपने पकड़ रखा होता है। अब अपना जाओसू बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, पर वैन किसिंग कुछ नहीं सुनता है और अंदर जाने वाला रहता है। जाओसू रास्ता रोकता है, बट वैन किसिंग जैसे तैसे करके अंदर आ जाता है। वैन किसिंग के हाथों में जितना भी सामान था ना वो वहाँ के एक टेबल पे रख देता है और जाओसू के करीब जाने लगता है। जाओसू पीछे जा रहा होता है, पर वैन किसिंग उतना ही करीब आने लगता है। और वैन किसिंग जाओ का ना ऐसे गाल पकड़ लेता है और उसका होठ हल्का सा खोल लेता है और उसके जो मुंह में रोज था ना वो उसके मुंह पे रख देता है और जाओसू उस रोज को मुंह से पकड़ भी लेता है। वैन किसिंग स्माइल करता है और कहता है हैप्पी बर्थडे। और अपने जाओसू अपने आंखें ऐसे झपका रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है हाँ मैंने इसका रोज क्यों पकड़ा, मैंने क्यों पकड़ा इसका रोज। फिर जाओसू उस रोज को अपने हाथ से पकड़ता है और नीचे फेंक देता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वैन किसिंग उस रोज की तरफ देखता है और कहता है अरे रोज को फेंकता है क्या, कोई पागल इंसान हो क्या, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ बर्थडे पार्टी के लिए, तुम्हारा बर्थडे है ना इसलिए। फिर वैन किसिंग ना ऐसे सर्दी लगने का नाटक करने लग जाता है। वैन किसिंग फिर कहता है वैसे बहुत सर्दी लग रहा है, फटाफट कोई एक ड्रेस दे दो ताकि मैं चेंज कर सकूँ। तुमने गेट ना बहुत लेट खोला इसलिए मैं पूरा भीग गया हूँ, तो मुझे कपड़े दे दो ताकि मैं ड्रेस चेंज कर सकूँ। और अपना जो वैन किसिंग है ना वो साफ साफ नाटक कर रहा होता है क्योंकि वैम्पायरों को सर्दी नहीं लगती। वैन किसिंग फिर कहता है ड्रेस चेंज करने के बाद केक काटेंगे, मैं तुम्हारे लिए केक लाया हूँ और कुछ खाने को भी लाया हूँ, तो खाना गर्म कर देना, फिर मिल के खाएंगे, बर्थडे पार्टी बनाएंगे। अभी तो 12 नहीं बजा है, अभी तो सिर्फ 8 बज रहा है, देखो ना 8 बजा है, फिर भी कितनी नाइट लग रही है। अब जाओ ना गुस्सा हो जाता
और कहता है पहले तो ढंग से बोलो। वैन बोलता है सर्दी लग रहा है तो कैसे ढंग से बोलूं? जाओ बोलता है नाटक मत करो, ढंग से बोलो। वैन बोलता है ठीक है, मुझे एक ड्रेस दो ताकि मैं ड्रेस चेंज कर सकूं, फिर केक काट सके, फिर एंजॉय कर सके। आज की नाइट हैप्पी नाइट होगी। वैन बोलता है आज की नाइट मोस्ट इरिटेटिंग नाइट होगी, इसलिए मेरी नाइट को मुझे इरिटेटिंग नहीं बनाना है, तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। वैन गेजिंग बोलता है अरे कितनी बारिश आ रही है, मैं कैसे जा सकता हूँ? जाओ बोलता है जैसे आए हो वैसे। वैन सोफे पे बैठ जाता है और कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं मेहमान हूँ और मेहमानों की इज्जत की जाती है। जाओसू बोलता है तुम बिन बुलाए मेहमान हो। वैन बोलता है पर मेहमान तो हूँ ना, बुलाया फिर बिन बुलाया, पर मेहमान तो मेहमान होता है, मेहमान तो लगता ही है ना। तो फटाफट यार मुझे कोई ड्रेस दे दो, मुझे सर्दी लग रही है। जाओ बोलता है मैं कोई ड्रेस नहीं दूंगा और चुपचाप यहाँ से निकलो। वैन फिर गुस्से से सोफे से उठ जाता है और कहता है ठीक है ड्रेस नहीं दोगे ना, मुझे सर्दी लग रही है तो मैं ड्रेस चेंज करके रहूंगा। जाओ बोलता है क्या मतलब? वैन बोलता है अभी बताता हूँ। और ये कहते ही वैन ना अपने ऊपर का शर्ट खोल देता है। जाओ की आंखें बड़ी हो जाती है और वो कहता है क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? वैन कहता है तुम ड्रेस नहीं दे रहे ना और मुझे सर्दी लग रहा है, देख नहीं रहा ड्रेस कितना गिल्ला है, मैं तो चेंज करके रहूंगा। और ये कहते ही वैन गेजिंग अपना पैंट भी खोल देता है, अब उसका एक बॉक्सर बचा रहता है और वो खोलने ही वाला रहता है। तभी जाओ ना वैन को रोक लेता और कहता है मैं ड्रेस दे रहा हूँ पर ये कपड़े खोलना बंद करो। वैन ना मुस्कुराता और कहता है पहले ही दे देते, चलो ड्रेस लेते हैं। जाओ सो गुस्सा हो जाता है और अंदर चला जाता है ड्रेस लेने के लिए। वैन ना अपना वो गीला कपड़ा उठा लेता है। जाओ तो फिर जब वो ड्रेस ले रहा होता है ना, तब उसके दिमाग में आता है वैन गेजिंग के ड्रेस, उसके जो गीले ड्रेस रहेंगे उसमें वो दवाई होगा या फिर वो इस ड्रेस में दवाई डालेगा, तब मैं मौका देखते ही उससे उसकी दवाई ले लूँगा। जैसे तैसे करके आज मैं उसकी दवाई लेके रहूँगा। वैन गेजिंग तुमने बहुत बड़ी गलती की है आज मेरे घर आके, अब तुम नहीं बचोगे। अब जो जाओ जिसू रहता है ना, वो वैन गेजिंग को ड्रेस दे देता है और वैन गेजिंग एक कमरे में जाता है, नहा लेता है और अपना ड्रेस चेंज कर लेता है। वैन गेजिंग के बाल गिल्ले रहते हैं और वो बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। वैन गेजिंग ने ना अभी भी शर्ट नहीं पहना हुआ होता है, वो अपने गिल्ले बाल को टॉवल से सुखा रहा होता है। वैन गेजिंग यही करते हुए जाओ जिसू के सामने आ जाता है और जाओ जिसू उसकी बॉडी को ही देखा जा रहा होता है, फिर उसके गिल्ले बालों को। मतलब जाओ जिसू वैन को बहुत घूर के देख रहा होता है। वैन गेजिंग फिर बोलता है हाँ क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा हूँ? जाओ जिसू फिर होश में आता और कहता है तुमने ड्रेस क्यों मांगा जब तुमने शर्ट पहना ही नहीं है? तो वैन गेजिंग बोलता है पहन लेता हूँ। और ये कहते ही वैन गेजिंग फिर से कमरे में जाता है और ड्रेस पहन लेता है अपना पूरा। अब वैन गेजिंग उसी सोफे पे आके बैठ जाता है जिस सोफे पे अपना जाओ जिसू बैठा हुआ होता है। वैन गेजिंग जाओसू पे कुछ ज्यादा ही चिपक रहा होता है और जाओसू अलग होने की कोशिश कर रहा होता है, बट वैन गेजिंग उतना ही चिपका जा रहा होता है। फिर वैन गेजिंग धीरे से बोलता है वैसे तुम 18 साल के हो गए हो ना, मेरे साथ एडल्ट मूवी देखोगे क्या? और ये सुनते ही जाओ वैन की तरफ देखने लगता है और कहता है पागल हो गए हो क्या? अपना वैन बोलता है इसमें पागल वाली क्या बात है, तुम 18 साल के हो गए हो, 18+ मूवी तो देख ही सकते हो, बोलो साथ में देखते हैं। जाओ गुस्से में बोलता है बिल्कुल नहीं। वैन बोलता है तो 18+ मूवी नहीं बट 18+ हरकत तो कर सकते हैं ना। और ये कहते ही वैन गेजिंग जाओ को ना धीरे धीरे उस सोफे पे सुलाने लगता है और उसके ऊपर आने लगता है। अब अपना वैन गेजिंग जाओ जिसू के होठों के कुछ ज्यादा ही करीब जाने लगता है और अपना जाओ जिसू कुछ कर भी नहीं रहा होता है। अब अचानक से वैन हंसता है और जाओ से कहता है मुझे लगा तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे, पर तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो क्या तुम चाहते हो क्या ये सब? अपना जाओ जिसू अब होश में आता है, वैन गेजिंग को एक लात मारता है और कहता है मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं चाहता था। और ये बात सुन के वैन गेजिंग ने अपना पेट पकड़ा रहता है और वो हंस रहा होता है क्योंकि जाओ जिसू ने वैन के पेट पे जो मारा था। अब जाओ कहता है और रहना है ना तो प्यार से रहो, अगर ऐसी ही हरकत करनी है तो निकल जाओ घर से। वैन गेजिंग हंस ही रहा होता है और वो अभी भी सोफे पे बैठा हुआ होता है। अपना जाओ सो वैसे अच्छा मौका था, मैं उससे उसकी गोली ले सकता था। अब जाओसू ना ये मन में बोल रहा होता है, मैं पहले ही कह देती हूँ। अब जाओसू बोलता है हाँ वैन गेजिंग शर्म छोड़नी पड़ेगी, बदतमीज बनना पड़ेगा, हाँ क्या क्या करना पड़ता है पर करना तो पड़ेगा। और वैन गेजिंग हंसी रहा होता है और ऐसे बैठा हुआ ही होता है, तभी अचानक से जाओ जिसू वैन के ऊपर आ जाता है और अपने वैन गेजिंग के नजरें एकदम शौक हो गई होती है। वो बोल रहा होता है जाओ तुम्हें क्या? जाओ बोलता है तुमने बोला ना 18+ हरकत है, के बताऊं क्या? वैन बोलता है नहीं कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी छोटे हो तो मेरे से दूर ही रहोगे तो सही है, वैसे भी मुझे तुम जैसे लड़कों पे इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरी इज्जत बख्श दो प्लीज, बख्श दो मेरी इज्जत। फिर ना वैन गेजिंग नाटक कर रहा होता है। जाओसू बोलता है तुम नाटक बहुत अच्छा कर लेते हो। अब जाओसू ना धीरे धीरे उसकी जेबों को वापस से चेक करता है। वैन गेजिंग मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि वैन गेजिंग को पता होता है कि जाओ जिसू ये सब क्यों कर रहा है। अब वैन गेजिंग एक स्माइल देता है और कहता है चलो कुछ करते हैं। जाओ बोलता है क्या?
वैन फिर अचानक से ना जाओ को अपने गोद में उठा लेता है और उसके बेडरूम में ले जाने लगता है। जाओ चिल्ला रहा होता है कि छोड़ो, पर वैन छोड़ ही नहीं रहा होता है। अब वैन सीधा जाओ जिसू को बेड पे रख देता है और जाओ के ऊपर आने लगता है। अपना जाओ बेचारा पूरी तरीके से फंस गया होता है, उसने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया होता है जैसे। अब वैन जाओ के बहुत करीब चला जाता है, उसके लिप के बहुत करीब जाके बोलता है अगर शिकारी के घर में कोई शिकार जाता है ना तो वैसी कुछ हरकत नहीं करता जिससे वो शिकार हो जाए। ये कहते ही वैन एक स्माइल देता है। वैन फिर अपने मन में ही कहता है मुझे पता था जाओ जिसू कि तुम वो गोली के लिए वापस से मेरे साथ कुछ तो करोगे, वो गोली तुम्हें चाहिए, इसलिए मैं घर छोड़ के आ गया हूँ। एक नाइट खाऊंगा नहीं तो मैं पागल नहीं हो जाऊंगा। वैसे मैं अपना खून का डोज पूरा ले चुका हूँ, अब मुझे खून की जरूरत नहीं। अपना जो वैन केसिंग रहता है ना, उसने वो पूरी गोली ना अपने घर में रखी होती है, एक भी नहीं लाई होती और उसे खून की जरूरत ना पड़े इसलिए वो पहले ही उतना खून पी चुका रहता है। अब वैन केसिंग धीरे धीरे जाओ जिसू के प्राइवेट पार्ट पे हाथ रखता है। अपना जाओ जिसू अपनी नजरें फेर लेता है और ना ब्लैंकेट को कस के पकड़ लिया होता है। अब वैन फिर मुस्कुराता और कहता है मैं बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं करता, और ये कहते ही वैन केसिंग वहाँ से उठ जाता है। वैन केसिंग जाओ से अलग होता है और कहता है चलो केक काट, यहाँ पे मैं केक खाने आया था, कुछ और नहीं। और ये कहते ही वैन केसिंग वहाँ से चला जाता है। जाओसू अपने बेड पे बैठ जाता है, अपने आप को ना कस के कडल कर लिया होता है। अब जब ना वैन केसिंग रहता है ना, वो केक निकालता है, टेबल पे रख देता है और उसमें कैंडल लगा देता है। वैन केसिंग बोलता है हाँ डब्बा बहुत अच्छा था, बारिश के कारण भी नहीं भीगा, हाँ मेरा केक बच गया। वैन केसिंग काफी देर तक इंतजार करता है पर जाओ जिसू आता ही नहीं है, इसलिए वैन केसिंग जाओ के कमरे में जाता है और कहता है केक काटने नहीं चलना है। पर जाओ अभी भी अपने आप को हक करे बैठा हुआ था। वैन कहता है चलो केक काटने। जाओ फिर बेड पे लेट जाता है और कहता है मुझे मन नहीं है। वैन कहता है काटना तो पड़ेगा, और ये कहते ही वैन जाओ को फिर से गोद में उठा के ले जाने लगता है और अपना जाओ जिसू चिल्ला ही रहा होता है कि छोड़ो मुझे, मैं कोई गुड्डा थोड़ा हूँ जो बार बार मुझे उठा ले रहे हो। पर अपना वैन केसिंग जब अपने पे आ जाए तो कौन उसे रोक सकता है। वैन केसिंग जाओ को टेबल के पास ले जाके खड़ा कर देता है और कहता है चलो इस कैंडल को बुझाओ और केक काटो, मुझे खिलाओ ताकि मैं तुम्हें गिफ्ट दे सकूं। अब जाओ ना मान ही नहीं रहा होता है कैंडल को बुझाने के लिए। वैन उसको इतना इरिटेट करता है कि जाओ गुस्से में उस कैंडल को फूंक देता है, मतलब कैंडल बुझा देता है। अब वैन केसिंग एक स्माइल देता है और गाना गाने लग जाता है बर्थडे सॉन्ग वाला। वैन गा रहा होता है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर छोटू जाओ जीसू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब जब ये वैन गाना गा रहा होता है ना तो जाओ वैन की तरफ ही देख रहा होता है। अब जाओ को ना एक इल्यूजन होता है। जाओ को ऐसा लगता है कि उसके जो पेरेंट्स है ना वो भी वैन के साथ बैठ के गाना गा रहे हैं उसके बर्थडे के लिए, इसलिए जो जाओ जिसू का चेहरा होता है ना उस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अब वैन अचानक से जाओ के शरीर पे हाथ रखता और कहता है अरे कहाँ खो गए हो, कैंडल बुझाने के बाद खिलाना भी तो पड़ता है, पर कैंडल मत खिलाना, केक खिलाना यार। अब जाओ कुछ से और नहीं कहता है, केक काट देता है और वैन को खिला देता है। फिर वैन भी ना हल्का सा केक जाओ को खिला देता है और उस केक को हाथ में लेता है और जाओ के मुंह पे फेंक देता है, जिस वजह से जाओ का चेहरा पूरा केक केक हो गया होता है। जाओ गुस्से में कहता है पागल हो क्या तुम, पर वैन केसिंग हंसी रहा होता है। जाओ जिसू ना इरिटेट हो जाता है और अपना ना चेहरा केक से साफ करने लगता है। तभी अपना वैन केसिंग जाओ के करीब आता है और उसके जो चेहरे पे केक रहता है ना उसे आधा लिक कर लेता है और इस चीज से अपना जाओ जिसू एकदम शॉक हो जाता है। वैन केसिंग बोलता है केक काफी ज्यादा डिलीशियस है, और अपना जाओ जिसू वैन को फिर गुस्से में देखता और कहता है डिस्कस्टिंग। वैन हंसता और कहता है थैंक यू। फिर जाओ उठता है और वॉशरूम की तरफ जाता है मुंह धोने के लिए। अब जाओ सो मुंह धो रहा होता है और कह रहा होता है इरिटेटिंग नाइट है ये बहुत ज्यादा। अब जाओ मुंह ही धो रहा होता है, तभी वैन उसके पीछे आ जाता है और कहता है कितने देर तक मुंह धोगे। जाओ बोलता है तुम यहाँ पे भी आ गए। वैन बोलता है यार कब से इंतजार कर रहा हूँ, तुम आए नहीं इसलिए मैं ही आ गया, अब चलो मुझे तुम्हें गिफ्ट देना है। और ये कहते ही वैन केसिंग जाओ का हाथ पकड़ लेता है। जाओ अपना हाथ छुड़ाता और कहता है मैं आ जाऊंगा, मुझे छूने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वैन केसिंग अपना दोनों हाथ ऊपर कर लेता और कहता है ठीक है अब चलो। जाओ कहता है ठीक है चलो। अब अपना वैन केसिंग और जाओ जिसू वापस उसी जगह पे आ जाते हैं। अब वैन केसिंग खुशी खुशी जाओ को एक गिफ्ट देता है और जाओ रख लेता है और साइड में रख देता है लेके। वैन बोलता है ओए खोलो, मैंने गिफ्ट लाया है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने खोलो। जाओ बोलता है नहीं मुझे अभी नहीं खोलना है। वैन बोलता है खोलना तो पड़ेगा, नहीं तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हें इरिटेट करने लग जाऊंगा। जाओ फिर गुस्सा हो जाता है और कहता है ठीक है खोल रहा हूँ। और ये कहते ही जाओ वो गिफ्ट खोल देता है तो उसमें एक परफ्यूम रहता है छोटा सा। अब अपना जाओ जिस उस परफ्यूम को देखने लग जाता है और कहता है परफ्यूम। वैन हंसता और कहता है हाँ तुम में से बदबू जो आती है। जाओ गुस्से में बोलता है तुम में से आती होगी। वैन जाओ के करीब चला जाता है और कहता है सुनो नहीं आती मेरे में से। जाओ वैन को धक्का देता और कहता है दूर रहो मेरे से। अब वैन केसिंग वो परफ्यूम लेके ना जाओ पे छिड़क देता है तो जाओ गुस्सा होता
होता है और कहता है क्या हरकत है ये। वैन बोलता है मैं तो बस उसकी खुशबू तुम्हें बता रहा था कि उसकी खुशबू कैसी है। वैन मुस्कुरा रहा होता है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे गुजन वैन को वही परफ्यूम दे रही होती है और कह रही होती है ये परफ्यूम की स्मेल अगर कोई भी वुल्फ सूंघेगा ना वो अपने असली रूप में आ जाएगा। वैन कहता है ऐसा ही तो मुझे कुछ चीज चाहिए था, थैंक यू गुजन। और ये कहते ही वैन स्माइल करता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। वैन केसिंग मन में ही बोल रहा होता है थोड़ी देर जाओ जिससे तुम्हारा हकीकत मेरे सामने आ जाएगा कि तुम वुल्फ हो या फिर नहीं। और अभी के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो ना तो लाइक कर दीजिएगा और इस कहानी के बारे में और जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि एफएफ में जब भी डालो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। और सॉरी गाइस, लास्ट में ना आपको वॉल्यूम थोड़ा, मेरा आवाज़ थोड़ी नीचे लग रही होगी क्योंकि मैं ये रिकॉर्डिंग नाइट को कर रही हूँ। नाइट में मैं ज़्यादा तेज बोल नहीं सकती, तो माफ़ कीजिएगा, अपना दिल साफ कीजिएगा और कमेंट में जे वेंजू लिखना मत भूलिएगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जाओ जिसू की हकीकत के सामने, मतलब सच्चाई के सामने। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।